हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर फिजिक्स का चैप्टर 11 कैलोरीमेट्री इनका यहाँ पर रिवीजन करते हैं। और चूंकि रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं। कोशिश करेंगे 1-1.5 घंटे के अंदर में ये पूरा चैप्टर को निपटा दें। और यहाँ पे जो रिवीजन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट बुक का PDF से कर रहे हैं, चूँकि हर एक के पास बुक वगैरह अवेलेबल होता है। तो आप खुद दोबारा घर में भी रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। बड़े हाल चलो यहाँ पर बिना समय को व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 11 कैलोरीमेट्री। देखो, इस पूरे चैप्टर में 2 सेक्शन दे रखा है और सेक्शन ए में हमें हीट कैपेसिटी जानना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें सेक्शन ए में जानना है। चलो सबसे पहले यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ हीट को समझते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा हीट क्या है। तो हीट एक प्रकार का एनर्जी ही है। हीट क्या है? तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन कौन सा एनर्जी होता है हीट? तो हीट इंटरनल एनर्जी होता है किसी बॉडी का। इंटरनल एनर्जी, किसी बॉडी का इंटरनल एनर्जी ही क्या होता है? हीट होता है। अब ये किसी बॉडी में इंटरनल एनर्जी आता कहाँ से? थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं। देखो यहाँ पे एक सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये आपका एक सब्सटेंस है, ये आपका एक सब्सटेंस है। चलो इनको ए बोल दिए। कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। यहाँ पर देखो बहुत सारा मॉलिक्यूल से बना रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका मॉलिक्यूल से हो गया। और मॉलिक्यूल से किससे मिलकर बनता है? तो मॉलिक्यूल्स 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल से होता है ये एक दूसरे के साथ रैंडम मोशन में होता है। यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल से इधर जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल से इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा। यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करता है। और कोलाइड करने की वजह से उनका डायरेक्शन वगैरह भी चेंज होगा। सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर किसी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं चल रहा होता है, ठीक है ना। हमेशा मूव करते रहेगा, हमेशा टकरा रहा है एक दूसरे के साथ, जिनकी वजह से यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रैंडम मोशन में, कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अगर मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, यानी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कुछ होने वाला है। अगर इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो कुछ एवरेज वेलोसिटी होने वाला है। यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या बोल दिए? v बोल दिए। अगर एवरेज स्पीड है तो इनके वजह से इस सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? जो कि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपने पढ़ा होगा 12 mv²। यहाँ पर मास है, मॉलिक्यूल्स है तो मास तो है इनके पास, प्लस ये मोशन में भी है, यानी कि स्पीड भी है इनके पास। अगर स्पीड है तो इस सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है ना। पहला ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या चीज़ है? देखो यहाँ पर देखो इस वाले मॉलिक्यूल्स को देखो, ये आपका इधर भी जा रहा है, इससे टकराएगा। टकराने के बाद ये ऊपर भी तो जा सकता है ना, ये वाला मॉलिक्यूल से ऊपर भी तो जा सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम मोशन में चल रहा है। यहाँ पर यानी मॉलिक्यूल्स का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। नीचे से ऊपर कोई जा रहा है, कोई दायां जा रहा है, कोई बायां जा रहा है, यानी कि यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि पोजीशन चेंज होने की वजह से किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी आता है। क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन चेंज होने की वजह से, ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से, कन्फिगरेशन चेंज होने की वजह से किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आता है। यानी यहाँ पर इस सब्सटेंस के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में और उनका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, टकरा भी रहा है एक दूसरे के साथ। जब टकरा रहा है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगा, यानी कि इस पूरे सब्सटेंस के साथ कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसके पास दूसरा क्या होने वाला है? तो पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है, POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है। यानी इस पूरे सब्सटेंस को देखेंगे तो 2 प्रकार का इनके पास एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से। एक काइनेटिक एनर्जी हो गया, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यही दोनों का सम हो जाता है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। टोटल इंटरनल एनर्जी अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो टोटल इंटरनल एनर्जी बराबर क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही आपका टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाता है। और ये जो भी टोटल इंटरनल एनर्जी होगा वो उस बॉडी का हीट होगा। क्या होगा? हीट होगा। वो उस बॉडी का हीट होगा। तो बोलते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी? तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी।
टोटल इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये किन के वजह से हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स जो कि मोशन में है, तो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसके पास कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड होने वाला है, और चूँकि हमेशा रैंडम मोशन में चल रहा है तो उनका ओरिएंटेशन भी चेंज होगा, कन्फिगरेशन भी चेंज होगा, यानी उनका पोजीशन भी चेंज होने वाला है, जिनकी वजह से कुछ न कुछ उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। चलिए ये समझ में आया होगा। हीट क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स हीट एनर्जी। यानी जो भी इंटरनल एनर्जी होगा उस मोलिक्यूल्स, उस सब्सटेंस का, उसी को क्या बोल देंगे, हीट एनर्जी बोल देते हैं। यहाँ पे देखो डिफिनेशन दे रखा है हीट का, तो हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। हीट जो फ्लो करता है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता है व्हेन दे आर केप्ट इन कंटैक्ट। मान लो कि दो बॉडी को कंटैक्ट में रख दिए, ठीक है ना, कंटैक्ट में रख दिए। यहाँ पे देखो दो बॉडी बना लेते हैं, मान लो ये वाला आपका ए बॉडी है और इधर एक कोई दूसरा बॉडी बनाते हैं बी बॉडी। इन दोनों को कांटेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके कांटेक्ट कर दिए, ठीक है ना। चलो इसका बोल देते हैं कि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है। अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है तो इसके पास हीट एनर्जी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की वजह से ही तो हीट एनर्जी है। इसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, किससे, बी वाले से, इस वाले से। इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा। चलो इस वाले को क्या बोल देते हैं, H1 बोल देते हैं, और इस वाले को क्या बोल देते हैं, H2 बोल देते हैं, यानी कि हीट एनर्जी 2 बोल देते हैं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि H1 जो है हीट एनर्जी H2 से बड़ा है, हीट एनर्जी H1 जो है वो H2 से बड़ा है। उस केस में हीट जो फ्लो करता है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता है। ए के पास हीट एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि ये आपका हॉट बॉडी होगा, ये आपका हॉट बॉडी होगा, और ये वाला आपका कोल्ड बॉडी होगा। क्योंकि इसके पास हीट एनर्जी कम है तो ए के कंपैरिजन में ये बी ठंडा होने वाला है, तो हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र करेगा वो आपका ए से बी की तरफ ट्रांसफ़र करने वाला है। किधर से किधर, ए से बी की तरफ ट्रांसफ़र करने वाला है। तो ये याद रखना है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट देखो, कैलोरीमेट्री जो कि इस पूरे चैप्टर का नाम है। कैलोरीमेट्री का मतलब क्या हो जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट। क्वांटिटी ऑफ हीट का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, कैलोरीमेट्री कहलाता है। एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होगा, तो हीट तो एनर्जी है ना, हीट तो एनर्जी है, और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ हीट भी क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा, और जूल का सिंबल कैपिटल जे होता है। अदर यूनिट भी होता है एनर्जी का, जैसे कैलोरी होता है, तो कैलोरी भी बहुत जगह यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग हीट के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो हीट के रिस्पेक्ट में ज़्यादातर जो यूनिट यूज किया जाता है वो कैलोरी ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। हीट के रिस्पेक्ट में जो हम लोग यूनिट का बात करते हैं तो वो कैलोरी ही लेते हैं। जूल और कैलोरी में क्या संबंध है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर हो जाता है 4.186 जूल। अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए लेते हैं कैलोरी का वैल्यू तो इनको लगभग 4.2 जूल लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.186 जूल हो जाता है। ये तो 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होगा ये पता चला, लेकिन 1 कैलोरी को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 कैलोरी इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रो 1 डिग्री सी। देखो क्या बोल रखा है ना कि 1 ग्राम वाटर लो, कितना लेना है, कोई बीकर लो और इसमें से वाटर को ले लो। कितना वाटर लेना है, तो 1 ग्राम ही वाटर लेना है। कितना लेना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर लेना है। और यहाँ पे क्या देंगे, तो यहाँ पे हीट देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, हीट देंगे। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है कितना से, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। कितना डिग्री से, इंक्रीज करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। कितना डिग्री से, तो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने में जितना हीट एनर्जी हमने दिया वही हो जाता है 1 कैलोरी। वही कितना हो जाता है, तो 1 कैलोरी हो जाता है। इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में जितना हमने हीट एनर्जी दिया वही हीट एनर्जी क्या हो जाता है, तो 1 कैलोरी हो जाता है। याद रखिएगा 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी
रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। चलो यही आपका 1 कैलोरी हो जाता है। आगे यहाँ पे थोड़ा जानना है, ये तो आपको पीछे बताया ही 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.186 जूल या फिर 4.2 जूल भी बोलते हैं। अदर यूनिट और यहाँ पे दे रखा है, जैसे किलो कैलोरी बोल दे, अगर किलो का मतलब 1000 होता है तो 1000 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है ना। इनको जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 4200 जूल हो जाएगा। अरे देखो 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 अभी पीछे में जस्ट देखें ना कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.186 जूल होता है। इनको अप्रोक्स वैल्यू में कितना लिखते हैं 4.2 जूल लिखते हैं। इधर 1000 कैलोरी कर दो, 1000 कैलोरी का मतलब क्या हो गया 1 किलो कैलोरी, है ना, शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करो इस वाले में, देखो 4.2 गुना 1000 कर देंगे तो ये जूल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4200 जूल हो जाएगा। यानी कि 1000 कैलोरी बराबर कितना हो जाता है 4200 जूल हो जाता है। चलिए बड़े वाला आपका वही वाला रिलेशन यूज होने वाला है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर बनाओगे तो वहाँ पे 4.2 जूल लेके चलते हैं। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो डिफाइन कर रखा है कि 1 किलो कैलोरी किसको बोलेंगे, तो फिर से वही पीछे वाला ही डिफिनेशन हो जाएगा। बस यहाँ पे अंतर क्या होगा, वहाँ पे 1 ग्राम लिए थे वाटर, यहाँ पे 1 ग्राम वाटर नहीं बल्कि 1 केजी वाटर लेंगे और 1 केजी वाटर का टेम्परेचर को बढ़ाना है कितना डिग्री सेल्सियस से, तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में जो भी आपने हीट एनर्जी खर्चा किया वही हीट एनर्जी हो जाता है 1 किलो कैलोरी। और टेम्परेचर अगर प्रिसाइज डिफिनेशन इनका लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में, तो 14.5 डिग्री से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में जो भी आपने एनर्जी खर्चा करा 1 केजी वाटर में, उसी को क्या बोल देते हैं 1 किलो कैलोरी बोल देते हैं। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, देखो टेम्परेचर को ऐसे समझो, टेम्परेचर को ऐसे समझो, 2 बॉडी है, ठीक है ना, 2 बॉडी यहाँ पे देखो हम बना रहे हैं। ये आपका एक बॉडी है और इधर एक दूसरा बॉडी है। चलो इनको ए बोल देते हैं और ये बी बोल देते हैं, ठीक है ना। दोनों के पास कुछ ना कुछ हीट एनर्जी होगा, चूँकि ए सब्सटेंस के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है वो भी मूव कर रहा होगा और बी सब्सटेंस के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है वो भी रैंडम मोशन में होगा, तो दोनों के पास कुछ ना कुछ एनर्जी हीट एनर्जी रहने वाला है। चलो हम फिलहाल के लिए बोल देते हैं कि ए सब्सटेंस ये ज़्यादा गर्म है, यानी कि ये हॉट बॉडी है, और बी सब्सटेंस को ए के मुकाबले में बोल देते हैं कोल्ड बॉडी है, यानी कि ठंडा है। अगर ए सब्सटेंस हॉट बॉडी है तो इनके अंदर में हीट एनर्जी भी ज़्यादा होगा, हीट एनर्जी ज़्यादा होगा। इनके पास भी कुछ ना कुछ हीट एनर्जी है तो इनके पास भी कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोले कि ए सब्सटेंस ज़्यादा गर्म है तो इनके पास हीट एनर्जी ज़्यादा होगा। चलो इनको फिलहाल के लिए H1 बोल देते हैं, इनको क्या बोल देते हैं H2 बोल देते हैं, यानी कि H1 ज़्यादा होने वाला है किससे, तो H2 से, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि ए जो है वो गर्म बॉडी है किससे, बी से, ठीक है ना। लेकिन कितना गर्म है भाई, कितना गर्म है, अगर हमें ये पता करना पड़े कितना गर्म है तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे। इनके लिए, इस चीज़ को पता करने के लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक पैरामीटर का खोज किया जिसका नाम पड़ा टेम्परेचर। क्या नाम दिया, टेम्परेचर उनको नाम दिया। टेम्परेचर हमें ये बताता है, टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है। टेम्परेचर क्या बताता है, कोई बॉडी कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। कैसे बताता है, ये कैसे पता करता है, देखो देखो हीट एनर्जी अभी हम लोग ऊपर में देखे थे कि टोटल इंटरनल एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं। टोटल इंटरनल एनर्जी में आया क्या क्या था, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी आया था, पोटेंशियल प्लस क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी आया था। अभी पोटेंशियल को भूल जाओ, अगर टेम्परेचर को देखना है तो पोटेंशियल एनर्जी को भूल जाओ, काइनेटिक एनर्जी को देखो सिर्फ। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये सब्सटेंस गर्म है, यानी कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, ए के पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। अगर ए के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इनका मतलब कि ए सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स है ना वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है किससे, तो बी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से। तो किसी के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है उससे निकाला जाता है टेम्परेचर उस बॉडी का कितना होगा, समझे कि नहीं।
कोई बॉडी हॉट है, कोई बॉडी हॉट है, इसका मतलब कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। यानी यहाँ पे अगर हम आपको बोले तो काइनेटिक एनर्जी ए का ज़्यादा होगा किससे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी से, ठीक है ना। ए के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी से। यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स का एवरेज स्पीड का अगर बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का एवरेज स्पीड को यहाँ पे वी ए बोल रहे हैं, तो वी ए भी ज़्यादा होने वाला है किससे, तो वी बी से। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से पता लगाते हैं कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी से पता लगाते हैं कि कोई बॉडी कितना गर्म या फिर कितना ठंडा होने वाला है। अगर पार्टिकल्स, अगर मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, यानी कि उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि उनका एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा, तभी तो वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा। अगर पार्टिकल्स बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, इसका मतलब कि उसका काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो उसका टेम्परेचर भी कम होगा। कितना, अब कितना ठंडा या कितना गर्म है उनके लिए ही यहाँ पर एक पैरामीटर निकाला जिनको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर बताता है कि कोई बॉडी कितना गर्म है, कितना ठंडा है। कौन सा बेसिस पे बताता है, तो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे बताता है। किस पे बताता है, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे बताता है। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे कैसे बताता है, तो काइनेटिक एनर्जी से हमें पता चलता है कोई बॉडी, कोई सब्सटेंस का मॉलिक्यूल से कितना तेज या फिर कितना स्लो मूव कर रहा है, कितना तेज या फिर कितना स्लो रैंडम मोशन में है, उससे पता चलता है किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे देखो टेम्परेचर इज ए पैरामीटर। टेम्परेचर क्या, तो एक पैरामीटर है जो ये बताता है, क्या बताता है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, ये कौन बताता है, तो टेम्परेचर बताता है, ठीक है। टेम्परेचर इज ए पैरामीटर विच टेल्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कौन सा बेसिस पे बताता है, तो ये आपको पीछे में बताया कि काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे बताता है। ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे बताता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है ना। अब देखो, किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर इस चीज़ को भी डिसाइड करता है ना कि हीट किधर से किधर फ्लो करने वाला है। अगर यहाँ पे हम आपको बोल दें ये बॉडी गर्म है, यानी कि इनका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा किससे, तो बी का टेम्परेचर से। यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए ज़्यादा होने वाला है किससे, तो टेम्परेचर ऑफ बी से, ठीक है ना। अब टेम्परेचर ए का ज़्यादा है बी से, हम आपसे पूछे कि हीट एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफ़र करेगा, तो हीट आपका ए से बी की तरफ करेगा। चूँकि ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि ये हॉट बॉडी है, तो हम जानते हैं कि हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र करता है। तो टेम्परेचर से हम ये पता लगा सकते हैं कि हीट किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ जाने वाला है। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कंटैक्ट। तो जो टेम्परेचर होता है वो डिटरमाइंस करता है कि हीट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो करने वाला है। अगर दो बॉडी को एक साथ रख देते हैं और दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो तो टेम्परेचर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हीट किससे किस तरफ जाने वाला है। चलिए, समझ में आया होगा। अब आ जाता है क्या आ जाता है, तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो, यूनिट ऑफ टेम्परेचर का यूनिट केल्विन लेते हैं। वैसे हम लोग हर जगह सेल्सियस यूज करते हैं, लेकिन सेल्सियस नहीं होता, याद रखना। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तो केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, देखो सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है ना। 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो यहाँ से टेम्परेचर केल्विन में निकल जाता है। मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, इनको केल्विन में चेंज करना है तो 40 डिग्री प्लस कितना कर देंगे, प्लस 273 कर देंगे, तो ये आपका टेम्परेचर केल्विन में हो जाएगा। जैसे मान लो कि 50 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में, इनको केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर देंगे, यानी कि 273 प्लस 50 कर देंगे, तो ये जो टेम्परेचर निकलेगा वो केल्विन में निकलेगा, ठीक है ना। चलो, एक और रिलेशन होता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन है, वैसे देखो यहाँ पे दे नहीं रखा है तो फिर भी हम बता देते हैं, शायद कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए। हमें भी फार्मूला वगैरह याद नहीं है, लेकिन वो डिराइव ही करेंगे हम। ईजी होता है, अगर वो सीख लोगे तो आप भी अगर कहीं पे भूल गए तो आराम से आप निकाल सकते हो। देखो, आपने जो आपका सेल्सियस स्केल होता है और जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं है। चलो, इसको बोल दिए कि ये सेल्सियस स्केल है। कौन सा है, तो सेल्सियस स्केल।
दूसरा यहाँ पे लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, एफ स्केल लिख दिए, ठीक है। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ तक रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल अगर आपने देखा होगा ना, तो इसका लोवेस्ट पॉइंट जो रहता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, और ये हाईएस्ट कहाँ तक जाता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। तो ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ये आपका सेल्सियस स्केल होता है। एक काम करो, कहीं पे ऐसे मान लो ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस, यहाँ कहीं पे मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें निकालना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन, कन्वर्जन में काम आता है, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, तो ये वाला डिग्री सेल्सियस लिखो, डिग्री सेल्सियस, इसमें माइनस कर दो लोवेस्ट, इधर जो आपका सेल्सियस स्केल में लोवेस्ट पॉइंट क्या है तो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बाय यहाँ पे देखो ये आपका मैक्सिमम था और ये वाला मिनिमम था, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 100 यूनिट का डिफरेंस है। कितना का, यहाँ पे ऊपर में 100 है, नीचे में 0 है, यानी कि 100 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दो, इसको बराबर कर दो किसका, यहाँ पे देखो क्या लिए हुए हैं, यहाँ पे डिग्री सी लिए थे, यहाँ पे डिग्री सी की जगह में डिग्री एफ लिए हुए हैं। यहाँ पे डिग्री एफ लिखो, फिर से माइनस करो जो लोवेस्ट पॉइंट है कितना है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रखो, फिर से डिवाइड कर दो। अब फ़ारेनहाइट स्केल में देखना है कि ये डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस कितने का है। अपर पॉइंट कितना है 212 है, नीचे कितना है तो 32 है, तो 212 में से 32 को माइनस करो तो 180 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ पे 180 से डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा तो 0 0 ख़त्म हो गया, ये आपका 2 से 5 बार में चला जाएगा, ये 2 से 9 बार में चला जाएगा। इधर क्या है तो डिग्री सी है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे कोई मतलब नहीं, 0 है तो 0 है, उनको लिखना ज़रूरी नहीं होता है। चलो जी, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस बराबर 5 को उधर करो तो 5/9 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे तो डिग्री एफ माइनस 32, ठीक है ना, डिग्री एफ माइनस 32। तो ये वाला आपका रिलेशन हो गया, ये वाला आपका रिलेशन हो गया किसमें कन्वर्जन के लिए, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हो, फ़ारेनहाइट से आपका सेल्सियस में भी कर सकते हो। एक बार सेल्सियस में आ जाए तो हम केल्विन में निकाल सकते हैं। कैसे, जो भी सेल्सियस होगा उनमें से 273 को ऐड कर देंगे, यानी कि 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, वहाँ से क्या निकल जाएगा तो टेम्परेचर इन केल्विन निकल जाएगा। चलो, वैसे ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक चीज़ और जानना है, एब्सोल्यूट 0 इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में एब्सोल्यूट 0 कब होगा। देखो यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन है ना, हमें टेम्परेचर केल्विन में कितना करना है तो 0 करना है। देखो ये 0 कब होगा, यहाँ पे देखो 273 में से टेम्परेचर जो सेल्सियस में उनको ऐड करते हैं। अगर ये T डिग्री सेल्सियस कितना हो जाए, जो सेल्सियस स्केल होता है ना, जो सेल्सियस में टेम्परेचर होता है वो माइनस में भी पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर ये T डिग्री सेल्सियस कितना हो जाए तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कितना हो जाए माइनस 273 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब अगर हमें निकालना है टेम्परेचर केल्विन में, तो T के बराबर यहाँ से क्या कर सकते हैं तो 273, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना लिए हुए हैं सेल्सियस में तो माइनस 273 लिए हुए हैं, यहाँ पे लिखो माइनस 273। इस केस में ये दोनों कैंसिल करके टेम्परेचर केल्विन में कितना निकल गया तो 0 निकल गया। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 इन केल्विन स्केल। ये कब होता है तो जब सेल्सियस में टेम्परेचर कितना हो जाए तो माइनस 273 डिग्री सी हो जाए, ठीक है ना। चलो, एक चीज़ यहाँ पे और जानना है कि 10 डिग्री इज सेम ऑन बोथ द सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे समझो। यहाँ पे देखो, मान लो कहीं पे 20 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, ठीक है। हमने 1 डिग्री बढ़ाया, तो 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। एक काम करो, अब केल्विन में निकाल लो, टेम्परेचर केल्विन में निकालते हैं। कब, जब सेल्सियस में कितना था 20 डिग्री था, तो केल्विन में निकालेंगे तो 273 प्लस क्या कर देंगे 20 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 293 हो जाएगा क्या, हाँ 293 हो गया, किस में केल्विन में हो गया, ठीक है ना। हमने 1 डिग्री से फिर से बढ़ाना है, 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो टेम्परेचर इन केल्विन में जब 1 डिग्री से बढ़ाएंगे, पहले कितना 293 है ना, यहाँ पे देखो कितना हो गया है 21 डिग्री सी हुआ है। जब सेल्सियस में 1 डिग्री बढ़ाए हैं, तो अगर केल्विन में 1 बढ़ाएंगे तो 293 से बढ़ के कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा, 294 केल्विन हो जाएगा। देखो सेल्सियस में जब 1 डिग्री बढ़ाए तो 20 से 21 हुआ, यानी कि एक अमाउंट से ही बढ़ा।
और जब केल्विन में 1 से बड़ा है तो यहाँ भी देखो किससे बड़ा है, तो 1 से ही बड़ा है, 1 से ही बड़ा है। यानी कि अगर सेल्सियस में 2 से बढ़ाते, मान लो कि 20 से बढ़ा के कितना कर देते, 22 डिग्री सेल्सियस कर देते, और यहाँ पे 93 था ना पहले, 93 में 2 से बढ़ाते तो कितना होता, तो 294 केल्विन होता, कितना होता 294 ही होता ना। यानी कि यहाँ भी कितना से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा। तो आप सेल्सियस में 2 से बढ़ाओ या केल्विन में 2 से बढ़ाओ, बात बराबर होता है। ये चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। वही वहाँ पे लिखा हुआ था कि सेल्सियस में आप टेम्परेचर को बढ़ाओ या फिर केल्विन में बढ़ाओ तो सेम अमाउंट से ही आपका केल्विन स्केल में भी बढ़ने वाला है और सेल्सियस स्केल में भी सेम अमाउंट से ही बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने सेल्सियस में 2 डिग्री बढ़ाया तो केल्विन में 4 डिग्री बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप सेल्सियस में बढ़ाओगे उतना ही आपका केल्विन स्केल में भी बढ़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ए डिग्री इज सेम ऑन बोथ द सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। जितना आप सेल्सियस स्केल में बढ़ाओगे टेम्परेचर उतना ही केल्विन स्केल में बढ़ने वाला है। सेल्सियस स्केल में आपने 4 डिग्री बढ़ाया, 4 डिग्री सेल्सियस मान लो बढ़ाया, तो केल्विन स्केल के केस में 4 केल्विन ही बढ़ने वाला है। कितना बढ़ने वाला है, 4 केल्विन ही बढ़ने वाला है। आपने सेल्सियस में मान लो 10 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा दिया तो केल्विन स्केल में भी 10 केल्विन ही बढ़ने वाला है। यही चीज़ यहाँ पे बोल रखा है कि जितना आप सेल्सियस में बढ़ाओगे उतना ही आपका केल्विन में भी बढ़ेगा। सेल्सियस में आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो केल्विन में भी 1 केल्विन ही बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो ये हो जाता है आपका टेम्परेचर का कंसेप्ट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाना है तो उस केस में उस बॉडी को हीट एब्जॉर्ब करना होगा। ये हीट एब्जॉर्बेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, थोड़ा उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखो, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाना है तो उस केस में उस बॉडी को तो हीट एब्जॉर्ब करना होगा। ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला हो जाता है मास ऑफ द बॉडी, और दूसरा हो जाता है कितना आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और तीसरा डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा ये देख लो थोड़ा। देखो यहाँ पे 2 बॉडी मान के चल रहे हैं, एक ये बॉडी चलो हो गया, ठीक है, और दूसरा कोई ये बॉडी हो गया, ठीक है। इनको ए कर देते हैं, इनको बी कर देते हैं। चलो इस केस में कुछ मास बोल देते हैं कि चलो 5 केजी मास है इसका, ठीक है ना, और इसका कुछ मास बोल देते हैं 10 केजी है। अब एक चीज़ समझना, अगर दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है, कितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इनका भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, ठीक है। उस केस में ये जो 5 केजी वाला मास है इसमें से कम हीट देना होगा। अगर वही 10 केजी वाला मास है इसमें से ज़्यादा हीट देना होगा अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो। जैसे वाटर के केस में देख लो ना कि आप किसी बीकर में पानी को गर्म कर रहे हो, एक जगह क्या कर रहे हो, 1 लोटा पानी गर्म कर रहे हो, और दूसरे जगह एक बड़ा सा ड्राम है उसमें से पानी गर्म कर रहे हो। दोनों के केस में सोच के देखो, या फिर अगर आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह करा होगा घर वगैरह में तो करके देखते ही हो, तो जहाँ पे छोटा बर्तन है तो वहाँ पे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जहाँ पे बड़ा बर्तन है ज़्यादा पानी है तो वहाँ पे उतना ही टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन फिर भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को देना पड़ेगा। यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्बेशन जो होगा वो डिपेंड करेगा कि उस बॉडी में मास कितना है। अगर मास ज़्यादा होगा तो उस केस में उसे ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाना है तो, और अगर मास कम है तो उस केस में कम हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो पहला हो जाता है मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को क्यू से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप कितना दे रहे हो उसको क्यू से डिनोट करते हैं। यानी कि क्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी का। अगर मास ज़्यादा होगा उस केस में क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्बेशन भी बढ़ेगा। अगर मास ऑफ द बॉडी डिक्रीज करेगा तो उस केस में क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्बेशन भी डिक्रीज करेगा। ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, दूसरा रिलेशन हो जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये दूसरा फैक्टर हो जाता है। तुम ऐसे सोच के देखो कि यहाँ पे दोनों को 55 केजी कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों का 55 केजी कर देते हैं। ये भी आपका मान लो कि 5 केजी ही है, चलो वाटर ही मान लो कि ये 5 केजी वाटर है, ये भी 5 केजी वाटर है। एक बॉडी का ए बॉडी यहाँ पे और दूसरा बी बॉडी है। हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ए बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, लेकिन बी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है ना। अब दोनों के केस में देखेंगे तो मास दोनों का सेम है, लेकिन टेम्परेचर दोनों का अलग अलग अमाउंट से बढ़ा रहे हैं।
ए की जगह में 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन बी की जगह में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखो कि जिसका मास दोनों का भले ही बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमें कम टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इस केस में हमें कम हीट एनर्जी देना होगा। इस केस में जो हीट एनर्जी देंगे ए वाले के केस में, इसमें कम हीट एनर्जी दे के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जल्दी गर्म भी हो जाएगा। जैसे पानी ही ले लो ना, कि दोनों बर्तन में सेम पानी ले लो और दोनों को गर्म करो, ठीक है ना। जिसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है वो लेट से गर्म होगा। यानी कि बी वाले के केस में ज़्यादा हीट एनर्जी देना होगा। इस वाले के केस में जो हीट एनर्जी देंगे, बी वाले के केस में वो ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि बी वाले के केस में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है और ए वाले के केस में 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है। यानी कि आप टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी कितना देना पड़ेगा। कोई बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना डिग्री से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। ज़्यादा डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा हीट एनर्जी देना होगा, और कम डिग्री से अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कम हीट एनर्जी देना पड़ेगा। यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। वो भी कैसे करेगा, तो डायरेक्टली ही यहाँ भी करेगा। ये आपका दूसरा रिलेशन हो गया। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके इसमें ज़्यादा हीट एनर्जी देंगे, कम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम हीट एनर्जी देंगे। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। ये क्या हो जाता है, तीसरा है मटेरियल ऑफ द बॉडी। मटेरियल ऑफ द बॉडी, अब इनको समझने के लिए, मटेरियल ऑफ द बॉडी को समझने के लिए दो अलग अलग सब्सटेंस मानो, ठीक है ना। एक तरफ मान लेते हैं वाटर, एक तरफ क्या मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं, और दूसरे तरफ कोई सब्सटेंस मान लेते हैं, जैसे लोहा, आयरन है। क्या है, तो आयरन है। दोनों का चलो हम बोल देते हैं कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है। दोनों का कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है। तो आयरन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, आयरन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन जो वाटर होगा ना तो वो लेट से थोड़ा गर्म होगा। यानी कि आयरन के केस में हमें कम हीट एनर्जी देना पड़ा, लेकिन वाटर जो होगा वो ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएगा। लेकिन जो आयरन होगा वो कम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके 1 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। यानी कि मटेरियल किस किस प्रकार का है उस पर भी डिपेंड कर रहा है कितना कोई बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो तीसरा यही हो जाता है, मटेरियल ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि कोई बॉडी अपना टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या करो, पहला और दूसरा को कंबाइन करो, पहला और दूसरा को थोड़ा कंबाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। रुक जाओ, देखो देखो, पहला और दूसरा को कंबाइन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, पहला क्या, देखो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का, और दूसरा टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से कंबाइन करके हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M/T लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इनके जगह में बराबर आएगा, बराबर आएगा। और ये हटने की वजह से, प्रोपोर्शनल हटने की वजह से एक कांस्टेंट आता है जिनको C बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, C/M/T, ठीक है ना। यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी बराबर क्या आ गया, C/M/T आ गया। यहाँ पे T क्या है, तो कितना आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, तो इनको डेल्टा T से वैसे डिनोट करते हैं। डेल्टा T का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर। मास M क्या हो गया, तो मास ऑफ द बॉडी हो गया, और C क्या हो गया, तो C जो क्वांटिटी आया है इनको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो तीसरा वाला आपको बताया मटेरियल ऑफ द बॉडी, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि कोई बॉडी कितना हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो मटेरियल ऑफ द बॉडी के जगह में यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिनको क्या बोलते हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो Q बराबर क्या हो गया, C/M/T हो गया। तो ये आपका क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्बेशन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के बारे में हो गया। आगे थोड़ा देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। देखो यहाँ पे Q बराबर आया हुआ है, Q बराबर क्या हो गया, C/M/T। C क्या हो गया आपका, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। वही मटेरियल ऑफ द बॉडी, हर एक सब्सटेंस का अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है हीट को एब्जॉर्ब करने का, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखना है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। इधर आपका हीट हो गया और इधर टेम्परेचर हो गया। हीट क्या है, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है ऑब्टेन्ड ड्यू टू रैंडम मोशन, रैंडम मोशन की वजह से, एंड अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस। इनको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, तो हीट इज ए
फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पीछे बताए हुए हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी होता किन की वजह से, तो रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हॉट बॉडी से हमेशा कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करता है, और ये डिटरमाइन कौन करता है, तो टेम्परेचर डिटरमाइन करता है, ठीक है। या तो आप ये भी बोल सकते हैं टेम्परेचर टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, आप ये भी डिफरेंस में लिख सकते हैं। चलो दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल होता है, और वही टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। देखो यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला आया था, क्यू बराबर क्या आया था, सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी आया था, ठीक है ना। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये तो क्यू है ना, क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मास पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा कितना आप बढ़ा रहे हो, और तीसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोई क्या बोले थे, मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कोई बॉडी कितना अमाउंट ऑफ हीट गेन कर सकता है, ठीक है। तीसरा इसका डिफरेंस क्या हो जाता है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। पीछे जब बता रहे थे टेम्परेचर, वहाँ पे बताए थे किसी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। अगर उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो उस केस में वो बॉडी का जो मॉलिक्यूल से मूव ही नहीं कर पाएगा, उस केस में टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा। लेकिन वो संभव है नहीं, क्योंकि देखो टेम्परेचर अगर केल्विन में 0 होना है, उस केस में समझ रहे हो, मतलब सेल्सियस में आपको -273 डिग्री सेल्सियस जाना पड़ेगा, और उस केस में जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल होता है वो रेस्ट पोजीशन पे चला जाता है, यानी किसी कोई सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होगा ही नहीं, और ये एक आइडियल कंडीशन होता है, ऐसा हो पाना वो संभव है, समझे कि नहीं। लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, और ये पीछे बताए हुए भी थे। चौथा डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो हीट इज मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से हीट को मेजर करते हैं। और इनका चौथा डिफरेंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर, टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर करते हैं। पांचवा डिफरेंस, टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट में डिफर इन देयर टेम्परेचर। दो बॉडी के पास भले ही सेम क्वांटिटी ऑफ हीट है, लेकिन टेम्परेचर में दोनों बॉडी अलग अलग हो सकता है। इसका देखें तो टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर में डिफर इन द क्वांटिटी ऑफ हीट कंटेंट इन देम। दो बॉडी के पास भले ही सेम टेम्परेचर हो जाए, लेकिन दोनों बॉडी के पास अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट हो सकता है। छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी। देखो दो बॉडी को कॉन्टैक्ट में रख देंगे तो उस केस में जो टोटल हीट होगा उस बॉडी में, वो दोनों बॉडी का अलग अलग करके जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि देखो ये एक बॉडी है आपका, ठीक है ना, ये एक दूसरा बॉडी है, इसमें कुछ बोल दो H1 हीट है और इसमें कुछ H2 हीट है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, मिक्स कर दिया, ये कोई C बॉडी हो गया। मिक्स करने के बाद ये C बॉडी में जो हीट होगा वो किसके बराबर होगा, तो H1 प्लस H2 के बराबर होगा। यही पॉइंट छठा में दे रखा है। इनका अगर छठा पॉइंट देखेंगे तो व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द रिजल्टेंट टेम्परेचर इज ए टेम्परेचर इन बिटवीन द टू टेम्परेचर। देखो यहाँ पे देखो दो बॉडी है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। इसका कुछ टेम्परेचर बोल दो 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका कुछ बोल दो 50 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है ना, एक बीकर में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इनको C बोल दिए, C ये वाला बॉडी हो गया ये। तो मिक्स करने के बाद इस C बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, तो देखो इनका 30 डिग्री है, इनका 50 डिग्री है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो C वाले का जो टेम्परेचर होगा तो वो 50 से कम होने वाला है और 30 से ज़्यादा होने वाला है। लेकिन होने वाला कितना है, तो 30 और 50 के बीच में जो आएगा, 30 और 50 के बीच में जो आएगा कितना हो जाएगा, तो 30 प्लस 50/2 कर दो। देखो 50 30 80/2 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस आपका C बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। देखो 30 से बढ़ के कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, और 50 से घट के कितना हो गया, 40 हो गया है। यहाँ देखो 10 डिग्री घटा है, ऐड हुआ है यहाँ पे, और 50 में से 10 डिग्री क्या हुआ है, तो घटा है, तो जाके आपका कितना हुआ है, 40 हुआ है। वही चीज़ वहाँ पे दे रखा है कि जो इस वाले का टेम्परेचर होगा मिक्स करने के बाद वो इन दोनों के बीच में होगा, समझे कि नहीं। अगर इनका T1 लिख देंगे, इनका कुछ T2 लिख देंगे, और इसका अगर टेम्परेचर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, T1 प्लस
T2/2 कर देंगे तो मिक्स करने के बाद ये बॉडी का टेम्परेचर निकल जाएगा। तो ये डिफरेंस हो गया आपका हीट और टेम्परेचर के बीच में। चलो अगला टॉपिक क्या हो जाता है, थर्मल और हीट कैपेसिटी। थर्मल और हीट कैपेसिटी है क्या, तो ये भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ही है, ये भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ही है, लेकिन कौन सा हीट एनर्जी है थोड़ा नीचे में देखते हैं। देखो हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जो कोई बॉडी है उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। अब 1 डिग्री सेल्सियस बोल दो या फिर 1 केल्विन बोल दो, बात बराबर है। सेल्सियस में 1 डिग्री से बढ़ाओ, केल्विन में 1 डिग्री से बढ़ाओ, बात बराबर होता है, पीछे बताए हुए थे। तो किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो आपने जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई किया, आपने जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिया उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, तो वही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो जाता है, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी हो जाता है। मान लो एग्जांपल से थोड़ा इनको समझते हैं, ठीक है ना। देखो इधर कोई एक बॉडी मान लेते हैं, ये आपका एक कोई बॉडी हो गया, ठीक है ना। चलो इसका कुछ मास कर देते हैं, mkg कुछ मास है। आपने मान लो कि 50 जूल एनर्जी सप्लाई करा, हीट एनर्जी सप्लाई करा। इसका टेम्परेचर कितना से बढ़ गया, तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। पहले इनका 50 डिग्री सेल्सियस था और 50 जूल एनर्जी खर्चा करने के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया, तो 51 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 1 डिग्री से बढ़ गया ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए आपने कितना हीट एनर्जी दिया है, 50 जूल हीट एनर्जी दिया है, यानी कि यही 50 जूल क्या हो गया, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी हो जाएगा। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी कौन सा बॉडी, तो इसको कुछ नाम दे दो, ए बॉडी बोल दो, तो हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी ए हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो हीट कैपेसिटी को C डैश से डिनोट करते हैं, C डैश का मतलब हीट कैपेसिटी। इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फिर से एक बॉडी मानते हैं और यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। देखो ये एक बॉडी है, ठीक है ना, ये एक बॉडी है, मास कुछ mkg हो गया, ठीक है। चलो आपने यहाँ से कुछ हीट एनर्जी सप्लाई किया, कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई किया। मान लो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया, T डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। कितना से बढ़ गया है, टेम्परेचर इसका कुछ T डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है ना। T कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। mkg का मास है, ठीक है ना। इनका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आपने कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करा है, तो Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिया आपने, ठीक है। लेकिन हमें देखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में कितना हीट दिया है आपने, तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे ना, कि जैसे 10 पेन का दाम है 20 टका, तो 1 पेन का दाम कितना होगा, 20/10 करते हैं। उसी प्रकार से T डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए आपने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया है, तो 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए कितना दिया होगा, तो Q/T कर देंगे, यहाँ पे Q/टेम्परेचर कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला निकल गया किसका, तो हीट कैपेसिटी का। बात को समझे कि नहीं। हीट कैपेसिटी को C डैश से डिनोट करते हैं, यानी कि C डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q/, यहाँ पे T की जगह में ΔT डिनोट करते हैं, ΔT, जो कि कितना से बढ़ा, टेम्परेचर कितना से बढ़ा, कितना से घटा, उनके लिए ΔT लिखते हैं, ठीक है ना। तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, जितना आपने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करा ऊपर में रखेंगे, बाय नीचे में राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ गया। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ा है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो नीचे में 1 है, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने सप्लाई करा है वही C डैश बन जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन अगर 2 डिग्री से बढ़ा है, 3 डिग्री से बढ़ा है, तो उस केस में आप यहाँ से हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी निकाल सकते हो। C डैश बराबर Q/ΔT। अब आ जाता है यूनिट क्या होगा, देखो अगर C डैश का यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में क्या है, Q है ना, तो Q क्या, हीट है ना, जो कि एनर्जी ही होता है। इनका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। नीचे में टेम्परेचर का केल्विन होता है, SI यूनिट, यानी कि यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तो जूल पर केल्विन हो जाएगा। इनको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, J की पावर -1, ठीक है ना। तो जूल पर केल्विन इनका यूनिट हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन, ठीक है ना। अगर डिग्री सेल्सियस में लिखना है तो जूल पर सेल्सियस लिख दो, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि यूनिट मास का
यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से। तो जो भी आपने हीट एनर्जी सप्लाई करा उसी हीट एनर्जी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब यूनिट मास का क्या मतलब है, यूनिट मास का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे इसीलिए हम एम के जी लिखे थे, यहाँ पे इसीलिए हम एम के जी लिखे थे, जो कि हमको पता था कि आगे में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आने वाला है। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, अभी यहाँ पे बॉडी का मास कितना माने थे, तो बॉडी का मास एम के जी माने हुए हैं, ठीक है ना, एम के जी का मास था, ठीक है ना। और इनका 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आपने कितना हीट एनर्जी सप्लाई करा है, तो Q/T सप्लाई करा है, कितना करा है, Q/T सप्लाई करा है। लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमें पूरे बॉडी का मास नहीं देखना है, हमें सिर्फ यूनिट मास देखना है। यूनिट मास का मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब एक होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखना है यूनिट मास देखना है। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक होता है, यानी कि 1 kg में हमें सिर्फ देखना है, किस में देखना है, 1 kg में। फिर से यहाँ यूनिटरी मेथड लगाओ, अगर यहाँ पे 1 kg कर देंगे, 1 kg का मास है, इनका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे यहाँ पे Q बाय, फिर से ये m से डिवाइड कर देंगे, यानी कि Q/m इंटू डेल्टा टी। तो ये वाला आपका क्या निकल जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल जाएगा। यही वाला आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इनको छोटी सी से डिनोट करते हैं, जो कि पीछे भी आया हुआ था, ठीक है ना। चलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, तो यूनिट मास का टेम्परेचर को बढ़ाना है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस से। यूनिट मास का टेम्परेचर को बढ़ाना है, कहाँ पे दे रखा है, हाँ देखो, यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से। जो भी आपने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करा उसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। इनका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इनका फार्मूला हो जाएगा C बराबर Q/m इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, C बराबर Q/m इंटू डेल्टा टी। देखो यहाँ से एक और फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से देखो एक और फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इनको देखो, ऊपर में क्या है, Q/डेल्टा टी, देखो ये वाला है, और Q/डेल्टा टी क्या हो जाता है, तो Q/डेल्टा टी ही तो आपका हीट कैपेसिटी होता है, यानी कि C बराबर क्या लिख सकते हैं, तो C बराबर लिख सकते हैं, देखो Q/डेल्टा टी, इनके जगह में क्या लिख देंगे, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी बाय टोटल मास, हीट कैपेसिटी बाय क्या, तो टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो एक ये भी फॉर्मूला निकल जाता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ये C है क्या, तो ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी बाय टोटल मास। टोटल मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो उस केस में आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट निकालना हुआ यहाँ से इनका, तो यूनिट निकाल सकते हो, क्या यूनिट हो जाएगा, तो यार उसी प्रकार से देख लो ना, यहाँ पे अगर यूनिट इनका निकालना है तो देखो ऊपर में क्या है, Q है ना, यानी ये जूल है, बाय नीचे में m भी आया है, यानी m का kg हो गया, और टेम्परेचर आया इनका केल्विन होता है, यानी कि जूल पर kg ऊपर केल्विन। तो ये यूनिट हो जाएगा, किनका यूनिट हो जाएगा ये, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर किलोग्राम और पर केल्विन। लैंग्वेज में लिखेंगे तो जूल पर केजी पर केल्विन, ये आपका यूनिट हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। रिलेशनशिप बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या रिलेशन हो जाएगा, अरे भाई तो ये भी पीछे देखे अभी हम लोग, यहाँ पे समझे कि नहीं, देखो यहाँ पे ये तो रिलेशन है, ये तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, C बराबर क्या था, तो C' बाय क्या था, m था, तो ये वाला C' आपका क्या है, तो हीट कैपेसिटी है, ठीक है ना। C क्या है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो यहाँ से C' बराबर क्या लिख सकते हैं, m इंटू C लिख सकते हैं, यानी कि हीट कैपेसिटी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी बराबर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन है, देखो हीट कैपेसिटी C' बराबर मास m गुना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, तो ये आपका रिलेशन हो गया। चलो आगे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दे रखा है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में, क्या क्या डिफरेंस हो जाएगा। देखो हीट कैपेसिटी क्या था, तो पीछे आपको बताए थे पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में आपने जो भी एनर्जी खर्चा करा
तो वो आपका हीट कैपेसिटी हो जाता है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या बताएं, पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ाना है, यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना है, यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से। इसमें जो आपने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करा है वो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट डिपेंड्स बोथ ऑन सब्सटेंस एंड मास ऑफ द बॉडी, मोर द मास ऑफ द बॉडी मोर इज द इट्स हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है और सब्सटेंस किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मास पे डिपेंड करने का क्या मतलब है, देखो मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना होगा अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो। साथ ही साथ कैसा सब्सटेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा, एक तरफ लोहा ले लो दूसरी तरफ पानी ले लो, तो लोहा के केस में कम हीट एनर्जी सप्लाई करना होगा अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, लेकिन अगर पानी ले लोगे तो उस केस में 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है लेकिन ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो सब्सटेंस भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ कितना मास है उस पर भी डिपेंड करेगा, कहीं पे 10 kg मास है कहीं पे 50 kg मास है, तो 10 kg के जगह में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कम हीट देना होगा, लेकिन 50 kg का कोई मास है तो उसमें ज़्यादा हीट देना होगा अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो। यानी कि हीट कैपेसिटी जो होगा वो सब्सटेंस पे भी डिपेंड करेगा और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, तो मास ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है इसको तो सिर्फ यूनिट मास में देखते हैं ना, यूनिट मास में देखते हैं। अब मास 50 kg 100 kg कितना हो जाए उससे क्या मतलब है, हमें तो बस सिर्फ यूनिट मास को देखना है, 1 kg में देखना है। अगर SI में चलेंगे तो CGS में चलेंगे तो 1 ग्राम में देखना है, लेकिन हमें किससे मतलब है, यूनिट मास से मतलब है। मास कितना हो जाए 50 200 300 400 कितना kg हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, है ना। हाँ, लेकिन मटेरियल पे डिपेंड करेगा, सब्सटेंस किस टाइप का है, समझे कि नहीं, बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, लेकिन सब्सटेंस ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा किस टाइप का सब्सटेंस है वो। चलिए तीसरा C डैश बराबर हो जाता है Q बाय डेल्टा T, पीछे में फॉर्मूला देखे थे, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छोटी c से डिनोट करते हैं और Q बाय एम इंटू डेल्टा टी हो जाता है, ये फॉर्मूला पीछे में आया था। इसी को लिख देते हैं हीट कैपेसिटी बाय टोटल मास। यूनिट देखेंगे तो इनका जूल पर केल्विन होता है, लेकिन इनके केस में जूल पर केजी पर केल्विन हो जाता है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वाटर का याद रख लो कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। वहाँ के देखो इन सब चीज़ों का यहाँ पर लीड, मरकरी, ब्रास, जिंक, कॉपर वगैरह इन सब चीज़ों का याद रखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम्स वगैरह में आता भी है तो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स वगैरह दिया हुआ रहेगा। वाटर का बस याद रख लो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। चलो ठीक है, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या है, तो ये आपका एक सिलिंड्रिकल वेसल है, एक डिवाइस है जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ हीट गेंड और लॉस्ट बाय ए बॉडी व्हेन इट इज मिक्सड विद द अदर बॉडी। देखो जब दो बॉडी को मिक्स करते हैं तो कोई एक बॉडी कितना हीट एनर्जी गेन करेगा, दूसरा कितना लॉस करेगा, इस चीज़ को मेजर करता है ये कैलोरीमीटर। ये किस शेप में होता है, तो ये सिलिंड्रिकल वेसल होता है। देखो नीचे में आपको दिख रहा होगा ये कैलोरीमीटर है, इनका पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें एक थर्मामीटर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला स्टीरर है, इसी स्टीरर की मदद से हम लोग इसमें सब्सटेंस वगैरह को डालते हैं और मिक्स करते हैं। ये वाला वुडन लीड ढक्कन वगैरह है, ठीक है ना, इनको पूरा बंद कर देते हैं मिक्स करने के बाद, ताकि बाहर की तरफ कोई हीट एनर्जी लॉस ना हो। ये वाला जो लेयर है देखो 2 लेयर रहता है, ये वाला अंदर का लेयर है, ठीक है ना। ये किससे बना होता है, तो ये कॉपर वेसल होता है, कॉपर से बना होता है। ये बाहर में भी एक लेयर है जो कि वुडन जैकेट होता है, लकड़ी से बना होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ हीट का लॉस ना हो सके, इसीलिए इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है। और बाहर में और सॉरी इसमें बीच वाले में क्या डाला हुआ है, तो बीच में यहाँ पे एक ऊल डाला हुआ है, ऊल, ठीक है ना, ऊल डाला हुआ है, ताकि मान लो कि कॉपर से अगर हीट एनर्जी बाहर भी हो जाए तो ये ऊल क्या करेगा, उस हीट एनर्जी को रोक लेगा, बाहर की तरफ जाने नहीं देगा। अगर ऊल से भी क्रॉस हो जाता है तो बाहर में वुडन जैकेट लगा दिया है, ताकि इस वुडन जैकेट को पार ना कर सके वो हीट एनर्जी, ठीक है ना। देखो हीट जो लॉस होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, या तो रेडिएशन से हो सकता है, या तो कंडक्शन से हो सकता है, या फिर कन्वेक्शन से हो सकता है। रेडिएशन का क्या मतलब है, तो वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है तो
तो वेव के फॉर्म में हीट एनर्जी का लॉस होना रेडिएशन कहलाता है। कंडक्शन क्या होता है, तो जैसे कि लोहा वगैरह होता है ना, आयरन वगैरह है, जैसे कि लोहा वगैरह है, आप एक साइड गर्म करोगे ना तो दूसरा साइड खुद ब खुद गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे कंडक्शन सही होता है। वहाँ पे होता क्या है ना कि जब का पार्टिकल्स वगैरह होता है वो ऑसिलेट करता है, इधर भी पार्टिकल्स इधर भी पार्टिकल्स है। मान लो कि ये वाला पार्टिकल्स ऑसिलेट करा, ऑसिलेट करने के बाद ये अपना हीट एनर्जी इस वाले को देगा, ये फिर ऑसिलेट करेगा आगे पीछे, तो ये अपना हीट एनर्जी आगे वाले को देगा, फिर ये आगे तक की तरफ सप्लाई करेगा। यानी यहाँ पे ऑसिलेशन की वजह से हीट एनर्जी आगे की तरफ सप्लाई करता है, जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। कंडक्शन के केस में एक्चुअल में पार्टिकल्स ये वाला ट्रांसफर होकर यहाँ पे नहीं आएगा, ट्रेवल नहीं करेगा। एक्चुअल में पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता है, ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेट करने की वजह से हीट एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफ़र करता है, जिसको कंडक्शन बोलते हैं। लेकिन कन्वेक्शन के केस में क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल में जो पार्टिकल्स होता है वो मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, अगर हीट को ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि इस केस में आपका एयर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स को ए पॉइंट मान लो ये है और ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। ए से बी तक अगर हीट को लेके जाना है तो यहाँ से एयर मॉलिक्यूल से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, समझे कि नहीं। एयर मॉलिक्यूल से ऑसिलेट नहीं करता है, तो जब ट्रेवल करके हीट को ट्रांसफ़र करे तो वो कन्वेक्शन वाला केस हो जाता है। तो 3 प्रकार से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। यहाँ पे किसी भी प्रकार से हीट एनर्जी अंदर से बाहर की तरफ लॉस नहीं होना चाहिए, उस प्रकार का ये अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है ना। ये कैलोरीमीटर करता क्या है, तो कितना कोई बॉडी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन करेगा और कितना लूज करेगा इसका पता करता है। चलो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पहले तो देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये जो डिवाइस है इनका प्रिंसिपल क्या है, तो देखो यहाँ पे कोई एक बॉडी है जो कि हीट को लूज कर रहा है, तो जितना हीट को लूज करेगा दूसरा बॉडी उतना ही गेन करेगा, क्योंकि बाहर की तरफ तो कोई हीट एनर्जी का लॉस नहीं होना है, वहाँ पे 2 बॉडी ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। देखो ये आपका एक बॉडी है, ठीक है ना। लिक्विड मान लो, कोई लिक्विड मान लो, समझे कि नहीं। हम फिलहाल के लिए इनको कुछ बोल देते हैं ए है और इनको कुछ बी बोल देते हैं। इन दोनों को मिक्स करें, ठीक है ना। इनका कुछ टेम्परेचर बोल दो, T1 बोल दो, और इनका कुछ टेम्परेचर T2 बोल दो। हम यहाँ पे बोल देते हैं कि T2 बड़ा है किससे, T1 से, ठीक है ना। यानी कि बी वाला जो होगा ना ये हॉट बॉडी होगा, ठीक है ना, और ये वाला जो होगा वो कोल्ड बॉडी होगा। यानी कि बी के पास ज़्यादा हीट एनर्जी है ए के मुकाबले में। जब इन दोनों को यहाँ पर मिक्स करें, जब इन दोनों को क्या करेंगे, किसी एक बेसन में मिक्स करेंगे, ठीक है ना, तो ये मिक्स करने की वजह से हॉट बॉडी से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा किसके तरफ, इस वाले की तरफ, ए की तरफ जाएगा। बी से हीट ट्रांसफ़र होगा ए की तरफ, कितना हीट ट्रांसफ़र होगा, तो जिस अमाउंट पे जाके दोनों का हीट एनर्जी बराबर हो जाएगा उतना ही ट्रांसफ़र होगा। यानी कि बी जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लूज करेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ए गेन करने वाला होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, तो हीट गेन्ड बाय ए बॉडी, जितना एक बॉडी हीट गेंड करेगा, ये कितना गेन करेगा, तो जितना कोई दूसरा बॉडी लूज करेगा उतना ही ना करने वाला है, जो कि बाहर की तरफ तो हीट का सप्लाई होना नहीं है, जो भी होगा अंदर में ही होना है। तो एक जितना लूज करेगा उतना दूसरा गेन करेगा। तो हीट गेंड बाय बॉडी बराबर हीट लूज बाय अनदर बॉडी, क्योंकि उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो उन्हीं दोनों क्या करना है, आपस में लेन देन कर लेना है। एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, जितना एक बॉडी लूज करेगा उतना ही दूसरा बॉडी गेन करेगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जो कि समझना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलो मान लो कि इन दोनों को ए और बी को हमने मिक्स करने की वजह से टेम्परेचर कुछ T डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, T डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे बोले हुए हैं, क्या बोलें कि T2 बड़ा है किससे, T1 से। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे ना तो ये B का टेम्परेचर कुछ घटेगा, कुछ घट के कहाँ पे पहुँच जाएगा, T डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, और A का टेम्परेचर T1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे A का पूछे तो कितना चेंज हो गया टेम्परेचर, कितना चेंज हो गया, तो T1 से बढ़ के T डिग्री सेल्सियस हुआ है। यानी चेंज कितना हुआ, अगर हमें चेंज निकालना है, चेंज को डेल्टा T बोल देते हैं। कितना हो जाएगा चेंज, तो T में से माइनस कर देंगे T1 को, तो ये चेंज निकल जाएगा। किनका चेंज निकल गया, A का निकल गया, ठीक है ना। अगर B का पूछे तो B का टेम्परेचर कितना था, T2 था।
T2 था, T2 से घटा है, घट के कितना पहुंच गया है, T पे पहुंचा है। अगर यहाँ पे चेंज पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चूँकि T2 से घटा है यानी कि T2 बढ़ा है, T2 से कहाँ पहुंचा है तो T पे पहुंचा है, यानी कि T2 माइनस क्या कर देंगे, T कर देंगे। तो यहाँ पे चेंज निकल गया कि बी बॉडी का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है ना। और मिक्स करने के बाद दोनों का टेम्परेचर हो कितना गया, तो T डिग्री सेल्सियस हो गया है। चलो ठीक है, इसका कुछ मास मान लेते हैं, इनका कुछ मास m1 कर देते हैं। ये ए बॉडी है, कुछ अलग बॉडी है, इनका अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, तो कुछ C1 कर देते हैं इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या फिर ए बी सी में भी चल सकते हैं, और चलो 1 2 ही मान लिए हैं। इनका कुछ मास होगा m2, ठीक है ना, और इनका कुछ अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा तो C2। चूँकि दोनों अलग अलग बॉडी है, मान लो कि दोनों वाटर होता तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस केस में दोनों का बराबर होता, तब उस केस में C1 C2 नहीं मानते। लेकिन हम यहाँ पे दोनों अलग अलग मान के चले हैं, एक मान लो वाटर है, दूसरा केरोसिन है, तो दोनों का अपना अपना हीट कैपेसिटी होगा। अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो हीट गेन्ड बाय बॉडी बराबर क्या होता है, हीट लॉस बाय अनदर बॉडी। देखो इसी प्रिंसिपल पे यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलेगा। क्यू का देखो फॉर्मूला क्या था पीछे में, क्यू बराबर क्या था, तो क्यू बराबर पीछे में फॉर्मूला था C इंटू एम इंटू डेल्टा टी, C इंटू एम इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, C इंटू एम इंटू डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पीछे में फॉर्मूला आया था, ठीक है ना। अब ये वाला ए बॉडी, क्योंकि ए बॉडी क्या था, ठंडा था, तो ये क्या करा होगा, हीट को गेन करा होगा, हीट को गेन करा होगा। और बी बॉडी जो था ये हॉट बॉडी था, गर्म बॉडी था, तो ये हीट को लूज करा होगा, ठीक है ना। ए बॉडी कितना हीट को गेन करा होगा, कितना, अगर हम यहाँ से निकालें तो बोल देते हैं क्यू ए बोल देते हैं, कितना हीट को गेन करा होगा। तो देखो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, C1 है, तो C1 इंटू मास कितना है, तो m1 बोले हुए हैं, इंटू कितना टेम्परेचर में चेंज हो गया है, तो T माइनस T1 जिसको कि डेल्टा टी बोले हुए हैं, है ना, इतना टेम्परेचर में चेंज हुआ है ए बॉडी का, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, T माइनस T1 लिख देंगे, ठीक है ना, जितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को गेन करा है कौन, तो ए बॉडी, ठीक है ना। अब बी का देखो, बी का अगर निकालेंगे तो क्यू बी कर देते हैं उसको, बी कितना लूज करा है, बी कितना लूज करा, तो क्यू बी कर देते हैं, क्यू बी बराबर, तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे सी एम इंटू डेल्टा टी। देखो इनका हीट कैपेसिटी C2 बोले हैं, मास कितना है तो m2 है। अब टेम्परेचर कितना इसका चेंज हुआ है, टेम्परेचर देखो यहाँ पे निकाल लेते कितना चेंज हुआ है, तो डेल्टा टी बराबर क्या है, तो T2 माइनस टी, इतना चेंज हो गया है बी बॉडी का टेम्परेचर। यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, T2 माइनस टी कर दो, ठीक है ना। चलो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है क्या, क्योंकि यहाँ पे यही दोनों बॉडी प्रेजेंट है ना, ए और बी ही प्रेजेंट है, कोई तीसरा बॉडी है ही नहीं। तो ए बॉडी जितना हीट को गेन करा है, यही तो हीट को गेन करा है, ये हीट को क्या करा है, गेन करा है, ठीक है ना। और ये क्यू भी क्या करा है, तो हीट को लूज करा है, तो हीट को लूज करा है, ठीक है। ए बॉडी जितना हीट को गेन करा है, तो ये कौन सा हीट है, तो जितना बी बॉडी हीट को लूज करा है, क्योंकि तीसरा बॉडी यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब कि क्यू ए बराबर हो जाएगा किसका, क्यू बी का। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यहाँ पे जो बताए हीट गेन्ड बाय बॉडी बराबर हीट लूज बाय अनदर बॉडी, यानी कि दोनों क्यू ए बराबर हो जाएगा किसका, तो क्यू ए बराबर हो जाएगा क्यू बी का। समझे कि नहीं, चलो बराबर कर दो, तो C1 इंटू M1 इंटू यहाँ पे T माइनस T1 बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो C2 इंटू M2 इंटू T2 माइनस T1। तो यहाँ पर ये वाला एक रिलेशन निकला, और ये वाला रिलेशन को यूज करते हैं कोई अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए। ये निकला कहाँ से, तो ये निकला प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो नीचे में ये रिलेशन दे रखा है, और इस रिलेशन से आपके एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन भी आते हैं। देखो यहाँ पे M1 इंटू C1 इंटू T1 माइनस T बराबर M2 इंटू C2, और ब्रैकेट के अंदर में T माइनस T2। ये रिलेशन को यूज़ करते हैं अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए। ये रिलेशन आया कहाँ से, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से ही आया। कहाँ से आया, अभी ऊपर में निकालें, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से हम लोगों ने निकाला, ठीक है ना। चलो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ए बराबर, यहाँ पे देखो हीट एनर्जी गेन्ड बाय पी, जितना एक बॉडी हीट को लॉस करेगा उतना ही दूसरा बॉडी हीट को गेन करने वाला है। क्योंकि उन्हीं दोनों को मिक्स कर रहे हैं, बाहर भी हीट एनर्जी का लॉस नहीं होना है, बाहर भी हीट एनर्जी का लॉस नहीं होना है, तो एक बॉडी जितना लॉस करेगा दूसरा बॉडी उतना ही गेन करेगा। उसी प्रिंसिपल पे ये वाला फॉर्मूला आ जाता है।
चलो ठीक है, इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो कुछ नेचुरल फिनोमेना दे रखा है, एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, कितना होता है, तो 4200 जूल पर केल्विन होता है, समझे कि नहीं। 4200 जूल पर केल्विन, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वाटर का, जिनकी वजह से हमें कुछ नेचुरल फिनोमेना वगैरह देखने को मिलता है। अगर कुछ नेचुरल फिनोमेना की बात करें तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस शॉर्ट देख लेते हैं, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबा होने लगता है। देखो, द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट। हम लोग जैसे सी शोर के आसपास, मतलब कि समुद्र के इलाके में देखेंगे, समुद्र से जो सटा हुआ इलाका है उनके आसपास देखेंगे ना, तो वहाँ पे क्लाइमेट जो होता है एकदम मॉडरेट रहता है, यानी कि ना ही ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि ना ही ज़्यादा गर्मी होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, उसी को बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर होना। तो ये किन के वजह से होता है, तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के वजह से होता है, ठीक है ना। चलो, जैसे उसी प्रकार से देखेंगे तो हॉट वाटर बॉटल्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मेंटेशन के लिए जो हॉट वाटर बॉटल्स होता है उनको यूज़ किया जाता है। वाटर इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव कूलेंट, जैसे आपने इंजन वगैरह देखा होगा, इंजन वगैरह को ठंडा करने के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पर वाटर को यूज किया जाता है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे कुछ कंसिक्वेंसेस पूरे दे रखा है, ठीक है ना, तो वो देख लेना थोड़ा, हम इनको यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हाई एंड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कुछ एग्जांपल्स और दे रखा है, जैसे कुकिंग पैन वगैरह होता है। कुकिंग पैन का जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है ना, बेस जो होता है, उनको थिक किया जाता है, ठीक है ना। थिक इसलिए किया जाता है ना, ताकि जो नीचे वाला पार्ट है वो ज़्यादा हीट एनर्जी को गेन कर सके। अब ज़्यादा हीट एनर्जी को अगर गेन करेगा ना, तो ऊपर में जब खाना वगैरह बनाओगे ना, जो बर्तन वगैरह रखोगे, उसमें धीरे धीरे सप्लाई करेगा हीट को, ताकि अच्छे से खाना वगैरह पक सके। साथ ही जब आप हीट देना सप्लाई करना बंद कर दोगे तो उस केस में वो ज़्यादा देर तक गर्म भी रखेगा। अगर वो जो कुकिंग पैन का बेस है अगर वो मोटा रहेगा, तो मोटा करने की वजह से क्या होता है ना कि उनका हीट कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो बढ़ाने के लिए उनको मोटा किया जाता है। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह होता है, उनका जो बेस वगैरह होता है, तो उनको भी थिक एंड हेवी बनाता है। ठीक उसी प्रकार से रीजन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कुकिंग पैन को देखे थे थिक करता है बेस, समझे कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक आयरन का भी थिक करता है बेस को, ताकि ज़्यादा उनका हीट कैपेसिटी बढ़ जाए। अब हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो ज़्यादा हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सकेगा। अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो वो ज़्यादा देर तक गर्म भी तो रहेगा, समझे। जैसे वेसल वगैरह होता है, तो कैलोरीमीटर के केस में देखें तो वेसल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट इज मेड ऑफ ए थिन शीट ऑफ कॉपर। वहाँ पे जो देखे थे ना, कॉपर वगैरह यूज़ किया गया था कैलोरीमीटर में, यहाँ पे कॉपर वेसल अंदर में यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे पतला यूज़ किया गया है। पतला किस लिए यूज़ किया गया है, पतला इसलिए यूज़ किया गया ना, अगर मोटा रहता ना, मान लो कि मिक्स करते यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करते तो कुछ हीट ये कॉपर भी तो गेन कर लेता ना, तो ये गेन ना कर सके, इसीलिए बहुत पतला कॉपर वेसल को यूज़ किया गया था वहाँ पे, समझे कि नहीं। अगर ज़्यादा मोटा रहता तो उसका हीट कैपेसिटी बढ़ जाता, ज़्यादा वो हीट एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब कर लेता, तो हीट एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे, इसीलिए वहाँ पे पतला कॉपर वेसल को यूज़ किया गया था। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का सब्सटेंस वगैरह उनका मोटाई वगैरह यूज़ किया जाता है, समझे कि नहीं। चलो, यही आपका सेक्शन ए वगैरह था, और चलेंगे अब सेक्शन बी में। चलिए आगे सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में चेंज ऑफ फेज, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट, या फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो ये दो तीन चीज़ें हमें सेक्शन बी में देखना है। चलो, हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। चलो देखो, यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, चेंज ऑफ फेज। जब सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उनको मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर वही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उनको फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग पानी को ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, आइस बनाते हैं, तो लिक्विड से आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे पानी से आपका बर्फ बन जाता है तो वो आपका फ्रीजिंग हो गया। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो वेपोराइजेशन, वही अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उनको कंडेंसेशन बोलते हैं। अगर सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस में तो उनको सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट किस में चला जाए तो गैस में चला जाए, उनको सब्लिमेशन बोलते हैं। गैस से अगर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उनको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो ये आपका चेंज ऑफ फेज हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे यहाँ पर जानना है थोड़ा मेल्टिंग एंड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब फ्रीजिंग ही होता है, फ्रीजिंग, ठीक है ना। चलो ठीक है, मेल्टिंग किसको बोले तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, तो
तो मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट किनको बोलते हैं, तो जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होता है सॉलिड से लिक्विड में, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हर एक सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, यानी कि 0 डिग्री पे ही आइस भी रहता है और 0 डिग्री पे वाटर भी रहता है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है वाटर के केस में, 0 डिग्री होता है। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर को उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। देखो नीचे में दिख रहा होगा, एक तरफ आइस है और दूसरी तरफ क्या है, तो वाटर है, ठीक है ना। देखो आइस भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो आइस से जब वाटर में कन्वर्ट होगा, आइस आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, और वाटर जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसको मेल्टिंग बोलेंगे। वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हो जाए तो उनको फ्रीजिंग बोलेंगे, यानी कि लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा तो फ्रीजिंग बोलेंगे। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि आइस में ज़्यादा हीट होता है या वाटर में ज़्यादा हीट होता है, देखो आइस में कुछ एनर्जी दोगे, कुछ हीट करोगे आइस को, तब वो वाटर में कन्वर्ट होगा। अगर वाटर में और हीट करोगे तो वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ होता है ना, यानी कि आइस में कम हीट एनर्जी होता है वाटर के मुकाबले, ठीक है ना, यानी कि आइस में कम हीट एनर्जी होता है वाटर के मुकाबले, ठीक है। आइस को हमने कुछ गर्म करा, आइस में हमने कुछ हीट एनर्जी दिया, तो आइस कन्वर्ट हो गया किस में, वाटर में। देखो 0 डिग्री पे ही कन्वर्ट होता है, कितना पता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर भी होता है। बस कन्वर्ट होना है, यहाँ पे फेज को चेंज होना है। अभी वाटर का टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है, ये अपने माइंड में बैठा लो कि 0 डिग्री पे आइस है, हमने कुछ हीट दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। इस केस में क्या हो रहा है, जो आइस होता है ना वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, आइस ने हीट को एब्जॉर्ब करा और वो कन्वर्ट हो गया किस में, तो वाटर में। याद रखना कि जब भी मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग के केस में क्या होता है, एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट होता है, हम लोग मेल्टिंग के केस में कुछ हीट देते हैं तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो मेल्टिंग में क्या होता है, एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट होता है। इसका उल्टा कर लो, अब वाटर है तो वाटर से हमें क्या करना है, आइस बनाना है। तो इस केस में क्या होता है, तो वाटर के पास जितना एक्स्ट्रा हीट है उनको बाहर निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा हीट को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो वाटर फिर से क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। ये सारा खेल 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में हमने क्या करा, वाटर से कुछ हीट को बाहर निकाला, तब जाके आपका कन्वर्ट हो गया आइस में। यानी कि फ्रीजिंग के केस में लिक्विड से, वाटर क्या है तो लिक्विड है, लिक्विड से आइस बनना यानी कि सॉलिड बनना है। तो लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो उस केस में फ्रीजिंग बोलते हैं उनको। और फ्रीजिंग के केस में वो क्या होता है, तो रिजेक्शन ऑफ हीट होता है, यानी कि वाटर क्या करेगा, कुछ हीट को रिजेक्ट करेगा, तब जाके यही वाटर क्या बन जाएगा, तो आइस बन जाएगा। यहाँ पर 2 चीज़ याद रखना है। मेल्टिंग के केस में क्या होता है, तो एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट होता है, ठीक है ना, एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट होता है। वही फ्रीजिंग के केस में क्या होता है, तो रिजेक्शन ऑफ हीट होता है, चलिए इतना ही इसमें जानना था। नीचे आ जाता है हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग। जब मेल्ट करेंगे, अगर उनका थोड़ा कर्व बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो अभी 0 डिग्री पे है, ठीक है ना। ऊपर देखो टेम्परेचर है, ऊपर की तरफ क्या है, तो टेम्परेचर है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जैसे बढ़ते जाएगा ग्राफ तो टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट दिया, इधर टाइम लिए हुए हैं, ठीक है ना, यानी कितना समय तक हमने हीट दे रहा है। देखो यहाँ पे हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, देखो यहाँ तक बी पॉइंट तक देखो टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, बी पॉइंट तक देखो टेम्परेचर कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। यानी कि बी पॉइंट तक आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि आपको बताया कि 0 डिग्री पे आपका आइस भी रहता है और 0 डिग्री पे आपका वाटर भी रहता है। यानी कि आइस ने कुछ हीट को एब्जॉर्ब करा और वो क्या बन गया, वाटर बन गया। यानी कि वाटर के पास ज़्यादा हीट एनर्जी रहता है एज कम्पेयर टू आइस, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो वाटर बी पॉइंट पे बन चुका है, अब अगर और हीट देंगे तब जाके अब वाटर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा। टाइम के साथ टेम्परेचर वाटर का क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ऊपर देखो जैसे यहाँ पे सी पॉइंट पे देखें तो सी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री के आसपास हो गया है, ये 30 डिग्री सेल्सियस है ना। लेकिन बी पॉइंट पे देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही था। बी पॉइंट पे वाटर बन चुका है सारा, अब अगर और हीट देंगे
तब जाके अब टेम्परेचर बढ़ेगा। ए से बी पॉइंट तक क्या हुआ है, तो आइस कन्वर्ट हो गया है वाटर में, चूँकि दोनों 0 डिग्री पे ही कन्वर्ट हो जाता है। बस वाटर में थोड़ा ज़्यादा हीट एनर्जी होता है आइस के मुकाबले में, जो कि छुपा हुआ वो हीट एनर्जी रहता है, आपको दिखाई नहीं देगा, समझे कि नहीं। चलो, तो ये ग्राफ हो जाता है आपका, हीटिंग कर्व हो जाता है किनका, तो मेल्टिंग का। अब थोड़ा यहाँ पे देखना है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग, जब मेल्ट करेगा तो उस केस में वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, सब्सटेंस के हिसाब से डिपेंड करता है कि मेल्ट करने पर क्या होगा। कुछ सब्सटेंस जो होता है वो एक्सपेंड करता है मेल्टिंग में, कुछ सब्सटेंस क्या होता है, एक्सपेंड करता है, और कुछ सब्सटेंस जो होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। जैसे लीड है, वैक्स है, तो ये सब क्या होता है, हीट करने के बाद यानी कि मेल्ट होने के बाद ये एक्सपेंड कर जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा इस केस में। लेकिन वही अगर आइस का देखेंगे, आइस, तो आइस के केस में क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम घटता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन मेल्टिंग में। चूँकि आपने पढ़ा होगा जो वाटर होता है इनका डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होने का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज है, वाटर मॉलिक्यूल्स, समझे कि नहीं। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तभी तो कॉन्टैक्ट कर रहा है, तभी तो डेंसिटी ज़्यादा है। वाटर का सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है एक दूसरे के। यानी कि आइस को जब मेल्ट करेंगे वाटर बनेगा तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है मेल्टिंग में, यानी कि इनका डेंसिटी बढ़ता है, यानी कि वॉल्यूम इनका क्या होगा, तो वॉल्यूम इनका घटेगा। डेंसिटी जो होता है वो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना वॉल्यूम घटेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना ही उनका डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी का मतलब होता है पास होना, एक दूसरे के साथ कितना क्लोज है आप, उस पर डिपेंड करता है डेंसिटी क्या होगा, समझे कि नहीं। तो जो आइस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मेल्टिंग पे, ये याद रखना है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, देखो प्रेशर से मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। देखो प्रेशर से मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि मेल्टिंग पर वो सब्सटेंस क्या होता है, क्या एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। कोई सब्सटेंस ए है, ठीक है ना, इनको हमने मेल्ट करा, ठीक है, मेल्ट करने की वजह से क्या हो गया, तो ये एक्सपेंड हो गया। अगर वो एक्सपेंड होने वाला सब्सटेंस है तो उस केस में अगर उनका प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट को यहाँ पर m.P लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ने की वजह से। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इस केस में प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना है, अगर वो सब्सटेंस एक्सपेंड करने वाला हो। दूसरा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हो, यहाँ पर बी सब्सटेंस बोल दिए हैं, ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल आइस हो जाएगा, आइस को जब मेल्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इनके लिए ए के लिए कोई वैक्स एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। अगर वो सब्सटेंस मेल्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस केस में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। यानी कि अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उस केस में उसका मेल्टिंग पॉइंट घटता है। तो ये रिलेशन यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट पे। इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, देखो इम्प्यूरिटी से मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है। अगर किसी में तुम इम्प्यूरिटी मिला दो, उस केस में उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इम्प्यूरिटी प्रेजेंस का। देखो ये समझने के लिए हम यहाँ पे इन्वर्सली डायरेक्टली लेके चलते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर इम्प्यूरिटी को बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में उनका मेल्टिंग पॉइंट घटते जाता है, अगर इम्प्यूरिटी घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस डिक्रीज करता है बाय प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन इट। अगर इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रहेगा उस सब्सटेंस में तो उनका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो आइस का दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, आइस का देखो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से घट के -22 डिग्री सी हो जाता है अगर उसमें सॉल्ट प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं तो, ठीक है ना। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 से घट के -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है अगर उसमें सॉल्ट को मिक्स कर देंगे प्रॉपर प्रोपोर्शन में तो ये हो जाता है। यानी कि इम्प्यूरिटी अगर कुछ प्रेजेंट होगा उस सब्सटेंस में तो उनका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। चलो आगे हो जाता है वेपोराइजेशन और बॉयलिंग। वेपोराइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना,
गैस में कन्वर्ट होने क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक है, देखो द चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर को ही क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उस सब्सटेंस का। जैसे अगर वाटर के केस में देखेंगे तो वाटर कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाता है, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखो आगे यहाँ पे देखो यहाँ पे वाटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे स्टीम है। ठीक है, स्टीम का मतलब भाप है, ठीक है ना। वाटर देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है और स्टीम भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर हम आपसे पूछे कि वाटर में ज़्यादा हीट एनर्जी होगा या स्टीम में ज़्यादा हीट एनर्जी होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो दोनों का सेम रहना है, वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है और स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, लेकिन हीट एनर्जी दोनों में अलग अलग होता है। क्योंकि वाटर को गर्म करोगे, वाटर को क्या करोगे, कुछ हीट दोगे बाहर से, तब ये वाटर कन्वर्ट होगा आपको किस में, तो स्टीम में। ठीक है ना, यानी कि वाटर को आपने कुछ हीट दिया तो कन्वर्ट हो गया किस में, स्टीम में। तो स्टीम के पास ज़्यादा हीट एनर्जी रहता है वाटर के मुकाबले में, स्टीम के पास ज़्यादा हीट एनर्जी रहता है वाटर के मुकाबले में, भले ही दोनों का टेम्परेचर सेम क्यों ना हो जाए। ठीक है ना, यानी कि जब बॉयलिंग करते हैं तो उस टाइम में क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट होता है। अगर वही स्टीम से वापस कन्वर्ट करेंगे वाटर में, तो जितना एक्स्ट्रा हीट हमने दिया था वाटर को कन्वर्ट होने के लिए स्टीम में, तो वो स्टीम से एक्स्ट्रा हीट को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो स्टीम वापस चेंज हो जाएगा किस में, तो वाटर में। यानी कि अगर हमें स्टीम से वाटर में लेके जाना है तो गैस से लिक्विड में, यानी कि कंडेंसेशन कराना है, तो कंडेंसेशन अगर कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्टीम से हीट को बाहर निकालते हैं, यानी कि रिजेक्शन ऑफ हीट होता है इस केस में क्या होता है, रिजेक्शन ऑफ हीट को रिजेक्ट करेगा तब क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखना है, बॉइलिंग के केस में फिर से क्या होता है, तो एब्जॉर्बेशन होता है, एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट होता है, लेकिन कंडेंसेशन के केस में क्या होता है, तो रिजेक्शन होता है हीट का, रिजेक्शन ऑफ हीट होता है। ठीक है, चलो हीटिंग कर्व देखो यहाँ पे दे रखा है, देख लो हीटिंग कर्व। देखो नॉर्मल ऐसे वाटर वगैरह होता है ना, तो 20-25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर उनका होता ही है सेल्सियस में। ठीक है ना, देखो जैसे गर्म करते जाएंगे तो गर्म करने की वजह से ये लिक्विड कितना तक पहुंच जाएगा, 100 डिग्री तक पहुंच गया। अब 100 डिग्री तक पहुंचने के बाद वो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा। इसी पॉइंट पे आके स्टीम में चेंज हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, क्योंकि उसी केस में स्टीम में चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ से ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इधर लिक्विड था, वाटर था, और यहाँ पे देखेंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर इसी 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो रहा है किस में, स्टीम में। तो ये आपका ग्राफ हो जाता है, हीटिंग कर्व हो जाता है बॉयलिंग का। ठीक है ना, चलो चेंज इन वॉल्यूम ऑन बॉयलिंग। अब बॉयल करने की वजह से वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आएगा, देखो वाटर को अगर बॉयल करोगे तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि गैस में कन्वर्ट हो गया ना वो, तो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। ऑल लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो एक्सपेंड होता है बॉयलिंग में। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, तो प्रेशर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, देखो वॉल्यूम से समझना है। ऊपर में बताए थे कि अगर एक्सपेंड कर जाए वॉल्यूम क्या करता हो, अगर एक्सपेंड करता हो तो उस केस में प्रेशर बढ़ाने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट में हुआ था ना कि अगर एक्सपेंड कर रहा था तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था, यहाँ भी वैसा ही होगा। अगर एक्सपेंड कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट यानी B.P जो होगा वो बढ़ जाएगा प्रेशर बढ़ाने की वजह से, यानी डायरेक्टली होता है प्रेशर का, है ना। प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते चला जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर डिक्रीज करेंगे प्रेशर को तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। आगे आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन इट। इम्प्यूरिटी अगर कुछ मिक्स कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज बाय एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन इट। अगर कुछ इम्प्यूरिटी को ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगर कुछ इम्प्यूरिटी को ऐड कर देंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये याद रखना है। चलिए यहाँ पे एक और
टॉपिक बचा हुआ है लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब ये क्या होता है? देखो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट पीछे वैसे हम लोगों ने देखा है, वो और बात है कि वहाँ पे मैंने कुछ बोला नहीं था नाम वगैरह कि उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं, लेकिन पीछे देखो देखा हुआ है, समझे कि नहीं? देखो देखो एक तरफ यहाँ पे आइस लो, एक तरफ क्या ले लो? आइस ले लो, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखो वाटर लेते हैं, ठीक है ना। आइस भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इसको मैंने कुछ हीट दिया, आइस में क्या करा मैंने कुछ बाहर से हीट सप्लाई करा, ये कन्वर्ट हो गया वाटर में, और वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अब यहाँ पे देखो आइस का भी 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हमने जो हीट यहाँ पे सप्लाई करा है, हमने जो बाहर से यहाँ पे हीट दिया, ये टेम्परेचर को चेंज करने में नहीं गया, ये क्या करा तो यहाँ पर आइस को कन्वर्ट करा किसमें? फेज को चेंज कर रहा है वाटर में, यानी कि हमने जो हीट दे रहा है वो वाटर में रह गया है, वो वाटर में हीडियन है। हमने जो हीट एनर्जी दिया है वो वाटर में क्या? तो हीडियन एनर्जी है, वो हीडियन है, छुपा हुआ है वो हीट एनर्जी है, समझे कि नहीं? तो जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई किया बाहर से सिर्फ फेज को चेंज करने में, बिना टेम्परेचर को चेंज किए, बिना टेम्परेचर को चेंज किए जो फेज को चेंज करने में हमने बाहर से हीट सप्लाई करा है, उसी हीट एनर्जी को बोल देते हैं लेटेंट हीट। उसी हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। अब यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, यानी कि ये हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसको क्या नाम दे देते हैं? तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग दे देते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लो लिक्विड है, लिक्विड है जैसे वाटर ही है, लिक्विड तो आपका वाटर ही होता है, वाटर, और दूसरी तरफ स्टीम होता है, ठीक है ना। वाटर के केस में देखेंगे तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ही रहता है, और स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। हमने वाटर में कुछ हीट सप्लाई कर रहा है बाहर से, ठीक है ना, वाटर कन्वर्ट हो गया किस में? स्टीम में, यानी कि वेपोराइज हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो वेपोराइजेशन हो रहा है। तो हमने जो हीट एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहा है वो तो टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर देखो 100 डिग्री सेल्सियस ही है, तो ये हीट एनर्जी जा कहाँ रहा है? हम जो दे रहे हैं, तो ये हीट एनर्जी हीडियन है, किसमें? स्टीम में। किसमें? स्टीम में ये हीट एनर्जी हीडियन है, ये वाला हीडियन रहता है हीट एनर्जी, ये वाला क्यू अमाउंट जितना आपने दिया। जैसे कि मान लो ना कि वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है ना, आप उंगली डाल देना, और दूसरी तरफ जब रोटी वगैरह पक रहा होगा तो जो उनसे भाप निकलता है ना, वहाँ पे भी अपने हाथ को रखना, तुमको ऐसा फील होगा कि जो रोटी से भाप निकल रहा है ना, उनका ज़्यादा इफेक्ट है, उसमें ज़्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगा, जल भी जाएगा आपका हाथ, इतना लहरेगा वहाँ पे, यानी कि वो जो स्टीम बना वहाँ पे उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है जो आपका वाटर बॉयल हो रहा है उससे, समझे कि नहीं? आप ये ट्राई कर सकते हो घर में। इसीलिए जो रोटी वगैरह होता है उनसे जो भाप निकलता है ना, वो उतना ज़्यादा इफेक्ट उनका देखने को मिलता है। इसी वजह से चूँकि वहाँ पे होता क्या है, स्टीम के पास ज़्यादा हीट एनर्जी रहता है, लेकिन हीडियन रहता है वो, वही जो हीडियन हीट एनर्जी है ना, उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। यहाँ भी लेटेंट हीट ही होगा, यहाँ भी लेटेंट हीट ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? तो वेपोराइज हो रहा है, तो इस केस में बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, बात को समझे कि नहीं? इस केस में क्या बोल देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलो ये तो लेटेंट हीट हो गया, ये तो लेटेंट हीट हो गया। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है? देखो यहाँ पे आइस का कुछ मास मान लो ये mkg मास है, ठीक है ना, तो वाटर का भी तो उतना ही मास होना है ना, mkg ही होना है, क्योंकि वही आइस तो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो mkg मास है, mkg मास था, ठीक है ना, आपने क्या करा? आइस से कन्वर्ट कर दिया वाटर में, कितना हीट दिया आपने, कितना हीट सप्लाई करा? क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करा, यही तो लेटेंट हीट था, यही क्या था? यही था लेटेंट हीट, ठीक है ना। अब हमें देखना है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट के लिए यूनिट मास देखते हैं, यूनिट मास, ठीक है ना। यूनिट मास को कन्वर्ट करने के लिए, यूनिट मास का फेज को चेंज करने के लिए आपने कितना हीट दिया? यहाँ पे mkg का मास था, उसका फेज को चेंज करने के लिए आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया। अगर हमें यूनिट मास का निकालना है, यानी कि 1 kg का अगर निकालना है, तो यूनिटरी मेथड लगाओ ना, यहाँ से 1 kg का क्या लिख देंगे? Q/m लिख देंगे, Q/m लिख देंगे, यानी कि 1 kg का मास है, आइस था, ठीक है ना, उनका फेज को चेंज करने के लिए आपने कितना हीट दिया है? तो Q/m अमाउंट ऑफ हीट दिया है। यही आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो जाता है, यही आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो जाता है। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट को कैपिटल L लेटर से डिनोट करते हैं। थोड़ा आ जाओ इधर डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो
क्या दे रखा है, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय ए सॉलिड ड्यूरिंग मेल्टिंग। जो तुम्हारा सॉलिड होता है, जो भी वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है मेल्टिंग के समय में। एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज लिबरेटेड बाय द लिक्विड ड्यूरिंग अ फीडिंग। और जब फ्रीज कर रहा होगा तो उस केस में लिक्विड क्या करेगा, तो हीट एनर्जी को रिमूव करेगा। तो जितना रिमूव करेगा बिना टेम्परेचर को चेंज किए, तो वही हीट एनर्जी क्या हो जाता है, लेटेंट हीट हो जाता है, जो कि आपको पीछे में बताए भी। ठीक है ना। चलो, और यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, ये भी ध्यान में रखना है। लेटेंट हीट का अगर यूनिट पूछ दे तो चूंकि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ही तो है, तो जूल होना है, हीट का तो जूल होता है, तो लेटेंट हीट का भी यूनिट जूल हो जाएगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, जिसको कि कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अभी ऊपर में देखे थे उधर साइड में एल बराबर वहाँ भी निकाले थे, क्या निकाले थे, क्यू बाय एम निकाले थे। चूँकि यूनिट मास में सिर्फ देखते हैं कि यूनिट मास का फेज को चेंज करने के लिए आपने कितना हीट दिया है, तो यूनिट मास के लिए क्या करते हैं, क्यू बाय एम कर देते हैं। इनका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ए फेज इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर लिबरेटेड यानी कि रिमूव करना बाय यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फॉर द चेंज इन इट्स फेज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि बिना टेम्परेचर को चेंज किए जो यूनिट मास है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस है, उनका फेज को चेंज करने में कितना आपने हीट दिया, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, एल बराबर क्या आ गया है, तो एल बराबर यहाँ पे देखो क्यू बाय एम आया था। एल बराबर क्या बोले थे, क्यू बाय एम बोले थे। अगर यहाँ से क्यू निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर एम इंटू एल लिख सकते हैं। क्यू क्या है, तो जितना आपने हीट एनर्जी टोटल दिया। एम क्या है, तो मास ऑफ द बॉडी है, और एल क्या है, तो लेटेंट हीट है। यानी कि यहाँ से क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, तो क्यू बराबर मास इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलो, यूनिट क्या हो जाएगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट का, तो यहाँ से यूनिट निकाल लो। एल बराबर क्यू बाय एम होता है, तो क्यू तो हीट एनर्जी है तो इनका जूल होना है, एम तो मास है तो इनका केजी होना है, यानी कि जूल पर केजी यूनिट हो जाता है किनका, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट जूल पर केजी। ठीक है। चलो, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, फ्रीजिंग है। जब फ्रीज होगा उस केस में हीट एनर्जी रिमूव करता है ना, वाटर अगर फ्रीज होना है तो वाटर के पास जितना एक्स्ट्रा एनर्जी था वो रिमूव कर देगा, तो उस केस में स्पेसिफिक यानी कि लेटेंट हीट ऑफ आपका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक लेटेंट हीट के टर्म में बात करेंगे तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, वो अगर आपने समझ लिया है तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। बड़े हाल देखो, यहाँ पे एक डाटा दे रखा है, यहाँ पे एक डाटा दे रखा है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। ये याद रखने का वैसे ज़रूरत है नहीं। चलो, यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर समझना चाहो तो समझा देते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल। देखो, जो मेल्ट करता है तो आपने जो हीट एनर्जी दिया वो गया कहाँ, तो यहाँ पे काइनेटिक मॉडल है, थोड़ा इनसे समझो। देखो, मान लो ये आपका आइस है, ये आपका क्या है, तो आइस है, और दूसरी तरफ क्या है, तो वाटर है, दूसरी तरफ क्या है, वाटर है। ठीक है ना। दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, इनका भी और इनका भी 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। आपने इसमें कुछ हीट एनर्जी सप्लाई करा, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। तो ये हीट एनर्जी जाता कहाँ है, एक्चुअल में हीट एनर्जी जाता कहाँ है, देखो। ठीक है, इसके पास कुछ तो हीट एनर्जी है, और हम लोग जानते हैं पीछे पड़े हुए हैं कि इसका इंटरनल एनर्जी जो भी होता है, इंटरनल एनर्जी जो भी होता है वो इस बॉडी का अपना हीट एनर्जी हो जाता है। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। इस बॉडी का भी कुछ ना कुछ अपना हीट एनर्जी होगा, उसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, और इनका भी क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ समझो, काइनेटिक मॉडल ये कहता है कि जब आप आइस से कन्वर्ट कर रहे हो वाटर में, जो आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो यहाँ पे, वो हीट जा कहाँ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी जो आइस के केस में था 0 डिग्री सेल्सियस पे, वही काइनेटिक एनर्जी वाटर का भी होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में होता है, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन होता है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मॉलिक्यूल से क्या है, तो क्लोज है, यहाँ पे मॉलिक्यूल से क्या है, तो क्लोज है। जब आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में ना, तो उस केस में क्या होगा, इनका सेपरेशन बढ़ जाता है। ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच का दूरी है ना, ये मॉलिक्यूल्स का दूरी बढ़ जाता है।
ये मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आपने जो हीट एनर्जी सप्लाई करा ना, ये हीट एनर्जी यूज किस में हुआ, तो डिस्टेंस को बढ़ाने में यूज हो गया। किस में यूज हो गया, सेपरेशन को बढ़ाने में यूज हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, सेपरेशन को बढ़ाने में यूज हो गया। यानी कि आपने जो हीट एनर्जी सप्लाई करा है वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करा है। यानी यहाँ पे आइस का पोटेंशियल एनर्जी और वाटर का पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों सेम नहीं हो सकता है। आइस का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वाटर का पोटेंशियल एनर्जी के मुकाबले में, समझे कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर रहता है। आप जो हीट देते हो वो यूज किस में होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होता है, सेपरेशन को बढ़ाने में यूज होता है। यही कहता है काइनेटिक मॉडल। चलो समझ में आया होगा बड़े हाल। यहाँ पे कुछ नेचुरल कंसिक्वेंसेस दे रखा है ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो ये आप देख लेना थोड़ा, समझे कि नहीं। यहाँ पे हम इनको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। चलो इसी के साथ ही ये चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है, और ये चीज़ देख लेना खुद से, ठीक है। समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अगर ये सब चीज़ आएगा तो वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है ना। चलो एक चैप्टर इनका बच गया है, वो है रेडियो एक्टिविटी। लेकिन उससे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2024 और 2023 वाला है। 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट यार चलो ये पर वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, पहले करते रहो, धन्यवाद।